Hello, welcome back to my channel Dreams Commerce World. I am Aarti and I am back with part 2 of accounting principles. In our previous class, we already discussed accounting assumptions and some accounting principles. Today, we will continue the remaining accounting principles. So, the first principle is full disclosure principle. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इससे रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, उन्हें मिसलीड नहीं करना है, क्योंकि इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस में ही वो सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हम कौन से पॉलिसीज, कौन से मेथड्स फॉलो कर रहे हैं कंपनी में, इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या हमारी कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल किया गया है, इसके बारे में भी उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एग्जाम्पशन है। ये कहता है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांजैक्शन जो कि मटेरियल है, सिर्फ उन्हीं को हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। अब मटेरियल क्या होता है, तो कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो कि हमारे अकाउंटिंग यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मटेरियल। अब कोई चीज़ मटेरियल है या नहीं है, ये कंपनी तो कंपनी वेराई कर सकती है। किसी कंपनी के लिए कोई इवेंट मटेरियल हो सकता है, वही इवेंट दूसरी कंपनी के लिए इमटेरियल या फिर इम्पॉर्टेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसे 20,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर वो कंपनी जैसे कि एक महीने में मान लो वो 50,000 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो उसके लिए 20,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो क्या रीज़न है इस 20,000 रुपये के लॉस होने का, उसे ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट वहीं पे एक कंपनी है जो एक महीने में 5 करोड़ रुपए अर्न कर लेती है, तो उसके लिए ये 20,000 रुपये इतने इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट नहीं है, उसके लिए ये एक इमटेरियल फैक्ट हो जाएगा, तो उसे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितनी भी हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमारा जितना भी खर्चा हुआ हो या एक्सपेंसेस हुए हो, उससे हमें रिलेट करना होता है, मैच करना होता है, ताकि हम एक्चुअल में हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस बियर करना पड़ा, ये पता कर सके। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 प्रोडक्ट खरीदे और एक प्रोडक्ट आपका था 10 रुपये का, तो टोटल आपका जो कॉस्ट है वो कितनी लग गई, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए आपकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें से हमने क्या किया, सिर्फ 5,000 प्रोडक्ट को सेल कर दिया। 5,000 प्रोडक्ट हमने सेल किए और एक प्रोडक्ट हमने बेचा 20 रुपीज़ का, तो टोटल हमारी जो इनकम हुई वो कितने रुपए की हो गई, 1 लाख रुपीज़ की। यह हमारी क्या हुई, इनकम या रेवेन्यू जो हमने अर्न किया वो हो गया। अब अगर हम सिर्फ कॉस्ट और रेवेन्यू देखते कि टोटल खर्चा हमारा 1 लाख रुपए का हुआ है और रेवेन्यू अर्न की हमने 1 लाख रुपए, तो हमें लगता हमारी कंपनी ने क्या किया, एक भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। पर यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि रेवेन्यू हमने जितने के लिए अर्न किया है उससे रिलेटेड खर्चे देखने हैं। अब प्रोडक्ट हमने कितने बेचे, सिर्फ 5,000, तो हम सिर्फ 5,000 प्रोडक्ट को खरीदने में हमारा कितना खर्चा हुआ था ये देखेंगे। अब 5,000 प्रोडक्ट हमने 20 रुपीज़ के बेचे, पर खरीदे कितने रुपए के थे, 10 रुपए के। मतलब कि 5,000 इंटू 10 मतलब कि कितना हुआ, 50,000। तो इस हिसाब से हमें कंपनी को क्या हुआ, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हमें हमेशा क्या करना है, रेवेन्यू को उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस से मैच करना है, तभी हमें एक्चुअल में पता चलेगा हमारी कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है।
नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि हम रेवेन्यू को तब भी रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमने उसे एक्चुअल में अर्न कर लिया हो, ना कि जब हमें मनी रिसीव हो रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 1 जनवरी को सेल किए गुड्स 5000 रुपीज़ के क्रेडिट में और पैसा आपको मिला 31 मार्च को। तो रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, 1 जन को या 31 मार्च को। अब आपने क्रेडिट में गुड्स बेचे, क्रेडिट मतलब उधार में, 1 जनवरी को। तो जिसने भी आपसे गुड्स खरीदे होंगे वो 1 जनवरी को ही लीगली बाइंड हो जाएगा कि उसे फ्यूचर में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिकॉग्नाइज भी किस तारीख को करोगे, 1 जनवरी को आप दिखा दोगे कि कस्टमर फ्यूचर में आपको पैसे देगा। इसके लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे वर्क करते हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया, 10,000 रुपीज़ कैश दिए, ठीक है, सैलरी के लिए, जिसमें 2,000 रुपये क्या था, एडवांस था। आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आपने क्या किया, 2,000 रुपये एडवांस मांग लिए थे। अब टोटल पैसा 10,000 रुपये मिला, जिसमें से 2,000 रुपये एडवांस है। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 8,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे थे, तो कोई पूछेगा आपसे आपकी इनकम कितनी है, तो 8,000 रुपीज़। ये जो 2,000 रुपीज़ आपको एडवांस में मिले हैं वो अभी आपने अर्न नहीं किए, उसके लिए अभी आपने काम नहीं दिया, सर्विसेज नहीं दी, तो उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो। हर बात के दो पहलू होते हैं या हर कॉइन के दो साइड्स होती है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट की कितनी साइड होती है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं या 2 साइड्स होती है, जिसे हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड हो गया और क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन आपको दी है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कि जो एसेट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, लायबिलिटी और कैपिटल का जो सम होता है उसके इक्वल होता है। और इसी के बेसिस में आपकी पूरी अकाउंटिंग चलती है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस की, अगर हम बात करेंगे तो वो पूरा इसी इक्वेशन या इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का, तो लोन आपके लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। तो आपकी लायबिलिटी 2 लाख रुपए से क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। अब लोन लिया मतलब कि आपके पास क्या आया, पैसा आया, कैश। कैश आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी है, एसेट। तो एसेट भी आपका 2 लाख रुपए से बढ़ गया। तो आपने देखा 2 लाख रुपीज़ का एसेट बढ़ा, 2 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें, दोनों में क्या हुआ, इक्वल अमाउंट के चेंजेस आए। दोनों ही क्या है, इक्वल आएंगे हमेशा ही। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती है, ये सारी सिचुएशन हम अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। एंड लास्ट प्रिंसिपल है आपका वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने सारी अमाउंट जो लिखी है वो सही लिखी है। तो इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, कैश मेमोज होते हैं, इनवॉइस होते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो होता है जब आप क्या करते हैं, गुड्स को कैश में सेल करते हैं, मतलब कैश लेके सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके बदले में आपके पास क्या होता है, कैश मेमो एज अ प्रूफ होता है। वहीं पे अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो आपके पास इनवॉइस होता है कि आपने क्या किया, उधार में सामान बेच दिया। तो ये प्रूफ्स होते हैं कुछ जो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, वेरीफाई कर सको कि जो भी आपने एंट्रीज की है वो सही है, उसमें कुछ भी गलतियां नहीं है। So we have covered all the remaining accounting principles in this video. In our next video, we will start a new topic, accounting equation. So if you have any doubt or query, you can comment below and I'll try to solve them. Thank you for watching my video. I'll see you soon. Bye bye.